हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स को रीड करेंगे। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सभी वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि लास्ट ईयर यानी कि 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर काम करती है, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। और हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जबकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पर कैसे काम करती है और डेमोक्रेसी में ये जो स्टेट लेवल पर काम होता है गवर्नमेंट का, ये किस तरीके से होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए का क्या काम होता है और मिनिस्टर्स का क्या काम होता है, और लोग गवर्नमेंट के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं और अपनी डिमांड कैसे रखते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सब क्वेश्चंस के बारे में विचार करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो हेल्थ का एग्जाम्पल लिया गया है। अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग है यानी इसका टाइटल है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी किसकी। यहाँ पर ये लड़की कह रही है, हे देखो कि हमारे राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि कई गांवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं, यानी कि कई जगहों पर तो लोगों को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। और न्यूज़पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि एक डिस्ट्रिक्ट है पातालपुरम, यहाँ पर 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई होती है और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से भरा हुआ है और इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स बच्चे हैं जिनको डायरिया हुआ है, यानी कि हैजे की बीमारी हुई है, डायरिया जिसमें कि लूज मोशन लग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही है और ये लड़की कहती है कि टीवी पर मैंने न्यूज़ में देखा था कि डायरिया से यानी कि हैजे से 10 लोगों की डेथ हो गई, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई वाकई में डायरिया से मर सकता है? तो ये इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उसके बाद ये लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, और आज सुबह ही उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया कि तुम्हें अपनी सेहत संभालनी चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शिरीन यानी कि इस लड़की का नाम शिरीन है, और इसकी माँ ने इसे ये एडवाइस दी थी कि तुम कोई भी बाज़ार से कुछ ठंडा नहीं पीना है और तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तभी एक पुलिस ऑफिसर है जो कि इनको रोकती है। उसके बाद यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर इन दोनों लड़कियों को बताती है कि यहाँ पर रैली हो रही है जिसकी वजह से सड़क बंद है, और रैली के जो लोग हैं उन्होंने एमएलए के घर को यानी कि विधायक के घर को घेर लिया है। तब यह लड़की पूछती है कि सचमुच, लेकिन क्यों, एमएलए ने क्या कुछ कर दिया है क्या? तब ये पुलिस ऑफिसर हंसती है और कहती है, हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और यहाँ पर एक लीडर है जो कि बोल रहा है कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इमीडिएटली यानी कि फटाफट से जो हेल्थ सिचुएशन है, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है, उसको अपने कंट्रोल में ले
और जो हमारे एमएलए हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तब ये लड़की कहती है कि कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये ज़रूर कोई नेता वेता होंगे। तब ये इसकी फ्रेंड कहती है कि मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये ओपोजिशन यानी कि विरोधी दल के नेता हैं। अब हम पढ़ेंगे हु इज़ एन एमएलए, यानी कि एमएलए कौन होता है, जिसे हिंदी में हम विधायक कहते हैं। विधायक कौन होता है? इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स के ऊपर आपने पतालपुरम नाम की जगह के बारे में पढ़ा। आप कुछ ऑफिशियल नेम से भी फेमिलियर होंगे, जैसे कि आपको पता होगा कलेक्टर के बारे में या मेडिकल ऑफिसर के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी एमएलए यानी कि विधायक के बारे में सुना है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है? और क्या आप ये जानते हैं कि आपके एरिया का जो एमएलए है वो किस पार्टी का है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलए होते हैं ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब लोग इलेक्शन में इनको चुन लेते हैं, इनको जिता देते हैं, तब ये मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एमएलएस होते हैं, जो ये विधायक होते हैं, ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं, और जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राज्यसभा में लोगों का, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आपको ये सारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एमएलएस का क्या मतलब है, या कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। यहाँ पर हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि भारत के हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है, और हर स्टेट कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक मैप दिया गया है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल 68 सीट्स हैं, और हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए। यानी कि टोटल 68 एमएलएज होते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बन जाता है। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि आपने ध्यान दिया होगा कि इलेक्शन में यानी कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये जो एमएलएज होते हैं, ये जो विधायक होते हैं, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होते हैं। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि ये जो एमएलएज होते हैं ये मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एमएलएज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की आधी से ज़्यादा सीट पर जीत जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पार्टी होगी, हम इसके लिए कहा जाएगा कि इन्हें मेजॉरिटी मिल गई है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर 68 सीट्स हैं विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी 68 में से आधा कितना हुआ 34 से ज़्यादा सीट वो पार्टी जीत जाती है, तो उसकी मेजॉरिटी होगी और वही पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाएगी। तो ऐसी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं जो जीते तो हैं लेकिन उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे मेंबर्स को ओपोजिशन कहा जाता है, ऐसी पार्टीज को ओपोजिशन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है,
उसमें 68 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 68 एमएलए चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर 68 एमएलए चुने जाते हैं तो जिस पार्टी के एमएलए 34 से ज़्यादा सीट्स जीत जाते हैं, मान लीजिए एक पार्टी है उसके 40 एमएलए जीत गए, तो इसका मतलब हाफ से ज़्यादा अगर एक पार्टी के एमएलए जीत जाते हैं तो उस पार्टी की रूलिंग पार्टी बन जाती है, यानी कि फिर वही वहां पर सरकार बनाती है। अब हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया स्टूडेंट्स कि 2007 के जो असेंबली इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में, उसमें एमएलए बने, यानी कि जो एमएलए चुने जाने थे लोगों ने उनको चुना अलग अलग पार्टीज से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें टोटल 68 सीट्स हैं, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी बनना है यानी कि जीतना है तो उसके लिए उनके पास 34 से ज़्यादा एमएलए होने चाहिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। और 2007 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 44 एमएलए यहाँ से जीते थे, जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर मेजॉरिटी मिली थी और बीजेपी रूलिंग पार्टी बनी थी। और जो बाकी के एमएलए थे जो बीजेपी के नहीं थे वे ओपोजिशन में आ गए थे, यानी कि वे विरोधी दल के सदस्य बन गए थे। और ये जो उदाहरण हमें, ये जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है यानी कि बीजेपी है, ये रूलिंग पार्टी बनी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यानी कि आईएनसी, ये मेजर ओपोजिशन पार्टी बनी, क्योंकि इनके जो एमएलए की संख्या थी वो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा थी। और इसके अलावा ओपोजिशन में वो एमएलए भी होते हैं जो किसी पार्टी से नहीं लड़ते बल्कि अकेले लड़ते हैं और जीत कर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में आते हैं। यानी कि ओपोजिशन में जो पार्टियां होती है वो अलग अलग होती हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो रूलिंग पार्टी एक है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऑपोजिशन में कांग्रेस भी है और दूसरी पार्टीज के एमएलए भी होंगे, और वो एमएलए भी होंगे जो किसी पार्टी से नहीं थे बल्कि अकेले लड़कर आए थे। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया स्टूडेंट्स कि इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी होती है उसके एमएलए अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है। और ये जो ऊपर हमें एग्जाम्पल दिया गया था इसमें बीजेपी के एमएलए ने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर चुना था और फिर श्री जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने थे। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि चीफ मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और इलेक्शन के बाद स्टेट का जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। अब इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को ठीक से रन करे, ठीक से चलाए। उनके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी कि जो विधानसभा होती है ये वो जगह होती है जहां पर सभी एमएलए चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे ओपोजिशन पार्टीज के हों वो आपस में बैठ के अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सभी एमएलए मिनिस्टर नहीं बनते, कुछ एमएलए मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे एमएलए को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक तो उनकी अपनी एमएलए वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और दूसरी मिनिस्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में एक बहस। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि आफरीन, सुजाता और उनके स्कूल के बहुत से स्टूडेंट्स स्टेट कैपिटल में आए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को देखने के लिए। और ये जो विधानसभा थी, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ये एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग में बनी हुई थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे
और सिक्योरिटी चेक के बाद उन्हें ऊपर की तरफ ले जाया गया जहां पर एक गैलरी थी और वहां से वो नीचे की तरफ देख सकते थे। नीचे की तरफ एक बड़ा हॉल था जिसमें बहुत सारे डेस्क्स रोज में लगे हुए थे, यानी कतारों में लगे हुए थे। और इस असेंबली में, इस विधानसभा में किसी समस्या पर बहस होने वाली थी। और यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स के असेंबली में यानी कि विधानसभा में जो एमएलएज होते हैं वो अपने विचार रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और सजेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि उन्हें क्या करना चाहिए। यानी कि जो भी एमएलएस यहाँ पर कुछ कहना चाहता है कह सकता है। उसके बाद जो मिनिस्टर होते हैं वो क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं और ये आश्वासन देते हैं यानी कि एश्योर करते हैं कि जो भी समस्या है उसको ठीक करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं, कुछ किया जा रहा है समस्याओं को ठीक करने के लिए। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। और जो भी ये डिसीजन लिए जाते हैं इन सब के बारे में हम न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं, सुनते हैं और न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो भी डिसीजन असेंबली में लिए जाते हैं इन्हें एमएलएस के द्वारा अप्रूव कराया जाना ज़रूरी होता है। और डेमोक्रेसी में जो एमएलएस होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी इम्पोर्टेंट इशू पर बहस कर सकते हैं और ये निर्णय भी ले सकते हैं कि पैसे को किस तरह से कहाँ पर खर्च करना है। ये अथॉरिटी, ये अधिकार इन विधानसभा के सदस्यों यानी कि एमएलएस के पास होता है। अब यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स के एक एमएलए है जिसको एमएलए 1 नाम दिया गया है। देखिए कि वो असेंबली में क्या कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका नाम अखंड गांव है, वहां पर पिछले 3 हफ्ते में 15 लोगों की डेथ हो गई है डायरिया यानी कि हैजे की वजह से। और ये बहुत ही शर्मनाक है इस सरकार के लिए जो कि इस साधारण सी प्रॉब्लम को भी, इस सिचुएशन को भी संभाल नहीं पा रही है। जबकि एक तरफ वो ये कहती है कि हम टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं और उसके बावजूद उनसे ये डायरिया यानी हैजे की प्रॉब्लम संभल नहीं रही है। और मेरा जो एरिया है जहाँ से मैं एमएलए चुनकर आया हूँ वहाँ पर पिछले 3 हफ्ते में 15 लोगों की डेथ हो गई है डायरिया से। और उसके बाद ये एमएलए कहता है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि वह तुरंत जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए और सिचुएशन को कंट्रोल में लाए। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो एमएलएस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये ऑपोजिशन पार्टी के एमएलएस हैं, यानी कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक दूसरा एमएलए है जिसे नाम दिया गया है एमएलए 2। ये पूछता है माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी बुरी स्थिति में क्यों हैं और जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं और जो दूसरा मेडिकल स्टाफ है उन्हें सही तरीके से अपॉइंट क्यों नहीं कर रही है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ यानी कि एमएलए ये भी जानना चाहता है कि सरकार इस सिचुएशन से किस तरह से डील कर रही है, सरकार इस सिचुएशन से किस तरह से हैंडल करेगी, उसके लिए सरकार का, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, ये एमएलए इस बारे में भी जानना चाहता है। विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी ये जो सिचुएशन है जिससे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, और ये जो बीमारी है ये फैलती ही जा रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक, ये एक महामारी है, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। अब एक तीसरा एमएलए है, थर्ड एमएलए, जो कहता है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है तोलपट्टी, वहाँ भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है, यानी कि पानी बहुत कम है पीने के लिए और औरतों को पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा, यानी कि ये एमएलए जानना चाहता है कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है और कितने कुओं और तालाबों की सफाई करके उनको डिसइंफेक्टेड किया गया है, यानी कि कितने कुएं और तालाब ऐसे हैं जिनको कि अच्छे से साफ किया गया है, उनमें से इन्फेक्शन को ख़त्म किया गया है।
अब अभी तक जो एमएलएस ने क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन से ही ये पता चल जाता है कि ये जो एमएलएस थे ये अपोजिशन पार्टी के थे, ये रूलिंग पार्टी के नहीं थे। अब जो एमएलए 4 है, इसकी बातों को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि ये रूलिंग पार्टी का एमएलए है, यानी कि गवर्नमेंट का एमएलए है। ये एमएलए 4, जिसको एमएलए 4 नाम दिया गया है, ये एमएलए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है, ओआरएस के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो इससे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का एमएलए है जो कि ओपोजिशन के एमएलए के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है। अब यहाँ पर एमएलए 5 के बारे में बताया गया है, जिसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये ओपोजिशन का एमएलए है। ये एमएलए कहता है कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ना तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर है और ना ही मेडिकल स्टाफ को भी सही तरीके से अपॉइंट किया गया है पिछले कुछ सालों में। और दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, जो कि शर्मनाक है। और ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है, ये बद से बदतर होने वाली है और ख़राब होने वाली है। और इस बात को आप कैसे पक्का करेंगे, यानी गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है कि आप ये कैसे पक्का करेंगे कि हर फैमिली तक ओआरएस का पैकेट पहुंचना चाहिए, जितने भी अफेक्टेड एरिया है उनमें। अब यहाँ पर एमएलए 6 की बातें बताई गई हैं और एमएलए 6 की बातों को जब आप सुनेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट का एमएलए है। ये एमएलए कहता है कि जो ओपोजिशन के मेंबर्स हैं ये बिना वजह हमारी सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। सच तो ये है कि जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकार ने साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जबकि हमने तो कूड़ा उठाने का और सफाई करने का काम पिछले कई सालों में बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि अभी आपने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में हुई एक बहस के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो मेंबर्स थे यानी कि एमएलएस थे, वो सरकार के द्वारा किए गए या ना किए गए कामों के लिए बहस कर रहे थे। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये सभी एमएलएस जो होते हैं, सभी एमएलएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सरकार के काम के लिए। और गवर्नमेंट शब्द का जो मतलब होता है, गवर्नमेंट वर्ड का जो मतलब है, उसका मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स, और इन सब के ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है। यानी कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स यही गवर्नमेंट में मेन जो है वो काम करते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जितने भी एमएलएस होते हैं, जितने भी विधायक होते हैं, इन्हें लेजिस्लेचर कहा जाता है। यानी कि एक साथ इन एमएलएस को लेजिस्लेचर कहा जाता है। और इन एमएलएस के पास ही सभी अधिकार होते हैं और ये सभी कामों को सुपरवाइज भी करते हैं, सभी कामों पर नज़र भी रखते हैं। और जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि इन्हीं एमएलएस के बीच में से एक जो हेड होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसे चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर हमें यह बताया गया है स्टूडेंट्स कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सिर्फ विधानसभा में ही ऐसा नहीं होता कि ओपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं या उनके कामों के बारे में कुछ कहते हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, टीवी चैनल्स में देख सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जहां पर आप ये रेगुलरली देख सकते हैं कि जो एमएलएज होते हैं, वो जो ओपोजिशन के एमएलएज होते हैं, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं या बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया है या नहीं किया है। यानी कि डेमोक्रेसी में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बहुत से तरीके हैं, अपने कामों को करने के लिए बहुत से तरीके हैं। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं है, ऑपोजिशन के लीडर और भी कई मीडियम्स का यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के कामों के बारे में कुछ बोलने के लिए या गवर्नमेंट के सामने अपने विचार रखने के लिए, अपने क्वेश्चंस रखने के लिए।
अब इसी एक बात के बारे में कि किस तरीके से अलग अलग मीडियम यूज होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है कि जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा जैसे ही पूरी हुई, उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर होते हैं वो बड़ी संख्या में आए और इसमें मिनिस्टर के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे, मौजूद थे। और हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम किए हैं सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए, और रिपोर्टर्स ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे। और जो भी ये डिस्कशन हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छपी। और यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर का एक पेज भी यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाया गया है। और इसके बाद हमसे कहा गया है कि नेक्स्ट वीक चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर पातालपुरम भी गए वहाँ के जानकारी लेने के वहाँ के हालात कैसे हैं। वे उन परिवारों से मिले जिनके परिवार में बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और वो हॉस्पिटल में जाकर मरीजों से भी मिले और उन्होंने कंपनसेशन यानी कि मुआवजे का ऐलान भी किया। और उन्होंने कहा, यानी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बात सिर्फ सफाई की नहीं है बल्कि पीने के साफ पानी की भी कमी है। और उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जो कि इन बातों पर ध्यान देगी, इस पे नज़र रखेगी कि साफ सफाई के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। और इसके लिए वो यानी कि साफ सफाई के लिए, पीने के साफ पानी के लिए जो कमेटी होगी जो कि बनाई जाएगी, ये मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करेगी, उन्हें बताएगी कि पब्लिक के लिए साफ सफाई करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, पब्लिक के लिए जो एकदम साफ पानी है उसकी सप्लाई करने के लिए क्या ज़रूरी है। और जब मिनिस्टर्स को इस बारे में रिपोर्ट मिलेगी तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो गवर्नमेंट होती है, जो पावर में गवर्नमेंट होती है, उसका चीफ मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर होते हैं इन्हें काम करने होते हैं, यानी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए इन्हें काम करने होते हैं, एक्शन लेने होते हैं। और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। यानी इसी तरह के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, इन्हें जो दूसरे एमएलएज होते हैं अपोजिशन वाले, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और उन्हें कन्विंस करना होता है कि समस्या को दूर करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्रॉपर एक्शन किया जा रहा है। और साथ साथ इन्हें न्यूज़पेपर्स और मीडिया में भी सारी बातें रखनी होती है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या क्या कर रही है। और इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाती है जिसमें अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स आते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमसे ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो गवर्नमेंट होती है वो हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड कुछ नए लॉ बना सकती है, कुछ कानून बना सकती है हेल्थ फैसिलिटीज और साफ सफाई से रिलेटेड। जैसे कि गवर्नमेंट ये लॉ बना सकती है, ये कानून बना सकती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, ये कंपलसरी किया जा सकता है कि वो अर्बन एरियाज़ में पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट्स का निर्माण करवाए, टॉयलेट्स बनवाए। और गवर्नमेंट इस बात को भी पक्का कर सकती है कि हर गांव में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जाए। और इस तरह के जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में बनाए जाते हैं। और फिर अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लॉज को, इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इन कानूनों को लागू करवाते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये जो लॉ होते हैं, ये जो कानून होते हैं, ये स्टेट के लिए होते हैं। और यहाँ हमसे ये कहा गया है कि ऐसे लॉज यानी कि ऐसे कानून जो पूरे देश के लिए होते हैं वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, जिसके बारे में आप अगले साल यानी कि 8th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये कहा गया है स्टूडेंट्स कि डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एज अ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि एमएलएज, यानी कि लोग अपने एमएलएज को चुनते हैं।
इसका मतलब जो मेन अथॉरिटी होती है वो जनता के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। और फिर जो रूलिंग पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है और अपने कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर बनाती है। और ये जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कामकाज देखते हैं। जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हेल्थ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट था उसके बारे में बताया गया था। और ये डिपार्टमेंट्स जो भी काम करते हैं इन सभी कामों के लिए इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है, यानी कि इन्हें विधानसभा का अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।